नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को। जी के लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपन दुर्गों के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास में अपन राजस्थान के दुर्ग पहनने की प्रमुख दुर्गों के बारे में बात कर रहे थे। क्यों ना अपन पिछली क्लास का वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो दुर्ग दुर्ग सुरक्षा और संग्रहण और सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे। और राजस्थान का ऐसा कोई अंचल या रियासत नहीं थी जहाँ दुर्ग नहीं थे। छोटे मोटे दुर्ग कहीं ना कहीं बनाए हुए थे, ठीक है ना। तो अपन प्रमुख दुर्गों के बारे में बात कर रहे थे, दुर्गों से पढ़ रहे थे। तो भारत में सर्वाधिक दुर्गों वाला राज्य की बात करें अपन, तो भारत में सर्वाधिक दुर्गों वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि दूसरे स्थान पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, और तीसरा स्थान किसका आता है? अपने राजस्थान का। यानी कि भारत में दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। फिर बात कर रहे थे अपन राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला अपने जयपुर था। फिर राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ हुए? तो भटनेर दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ में। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण कहाँ हुए? तो तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? ये अजमेर में स्थित है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? तो भटनेर दुर्ग हो जाएगा। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग मोहनगढ़ दुर्ग जो कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है, ठीक है ना। राजस्थान में यानी कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? तो टोटगढ़ दुर्ग जो कहाँ है? अजमेर में। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण मुगलों द्वारा करवाया गया था, ये कौन सा दुर्ग? तो मैगजीन दुर्ग है। कौन सा? मैगजीन दुर्ग है। और बात किए थे अपने 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 किलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। कौन कौन से थे वो? चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, कुंभलगढ़ दुर्ग था, जैसलमेर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर दुर्ग, ठीक है ना। तो ये राजस्थान के 6 दुर्ग थे जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। फिर देख रहे थे अपन शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। शुक्र नीति ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई? तो 9 श्रेणियां बताई है। तो 9 कौन कौन सी श्रेणियां? तो पहली यानी कि गिरी दुर्ग, एरण दुर्ग, जल दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग, औद्योग यानी कि पारिद दुर्ग और पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग, शाही दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग यानी कि सभी श्रेणियों की विशेषताएं रखता है। यदि एक श्रेणी को हटा दी जाए, धानवन श्रेणी को, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग सभी श्रेणियों की विशेषताएं रखता है। और कोटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है। कौन कौन सी? औदुक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, वन दुर्ग और धानवन दुर्ग, ठीक है ना। ये उसने बताई थी। और अर्थशास्त्र चाणक्य के अनुसार इनकी सर्वश्रेष्ठ मनुस्मृति में सर्वश्रेष्ठ गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। फिर अपन बात कर रहे थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किस चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था? चित्रांगद मौर्य के द्वारा कब करवाया गया था? इस दुर्ग का निर्माण कुमारपाल प्रबंध या वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। यह गंभीरी प्लस भेंडच नदियों के संगम पर स्थित है। 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसकी लंबाई यानी कि 8 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर ये चौड़ा है। और इसके बारे में बात करें अपन तो ये मेसा के पठार पर बना हुआ है। किसके पठार पर? मेसा के पठार पर बना हुआ है। और यहाँ इस दुर्ग में पहुंचने से पहले यानी कि कितने सर्पिलाकार मार्ग है और 7 प्रमुख प्रवेश द्वार है। इसके 7 प्रवेश द्वार कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा पाडन पोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, और चौथे गणेश पोल, और पांचवा जोड़ला पोल, छठा लक्ष्मण पोल और सातवां राम पोल। यानी कि 7 प्रवेश द्वार है इस दुर्ग पर। और जो पहली पोल है पाडन पोल पर, वहां पर बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। यानी कि देवलिया का जो बाघ सिंह था उसकी क्या बनी हुई है? यहाँ पर छतरी बनी हुई है। और तीसरे पोल और दूसरे पोल यानी कि भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में कल्लाजी राठौड़ की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। 7वीं पोल राम पोल के पास फत्ता सिसोदिया का स्मारक यानी कि फत्ता सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। और इस दुर्ग में प्रमुख प्रवेश यानी कि प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें अपन तो कालिका माता का मंदिर बना हुआ है, मीरा मंदिर बना हुआ है, तुलजा भवानी मंदिर बना हुआ है, बाण माता मंदिर है, और अन्नपूर्णा मंदिर है, सतविश देवरी है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है, जोरा भोरा है, गोमुख कुंड है, लाखोटा बारी है, घी तेल बावरी है, खातन बावड़ी है। और देखिए अपन तो इसमें रत्न सिंह महल बना हुआ है, गोरा बादल महल है, पद्मिनी महल है, और भी अन्य दर्शनीय स्थल यानी कि म्यूजियम संग्रहालय स्थित है वहाँ पर। और सबसे प्रसिद्ध यानी कि वहाँ विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ बने हुए हैं। यानी कि विजय स्तंभ के बारे में बात कर रहे थे अपन। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। यानी कि इसका निर्माण 1440 से 1448 के बीच में हुआ था। यह इसकी ऊंचाई की बात करें अपन, यह 120 या 122 फीट ऊंचा था, ठीक है ना। और यह 9 मंजिला है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, जबकि 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है, किसने लिखी थी? अत्रि व महेश ने लिखी थी। और इसमें विजय स्तंभ को बनाने में 90 लाख रुपए का क्या आया था? खर्चा आया था, ठीक है ना। और 30 फुट ये चौड़ा है। और यहाँ यह भगवान विष्णु को समर्पित है। और यह किस किसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है? तो राजस्थान पुलिस का यह प्रतीक चिन्ह माना जाता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रतीक चिन्ह है, और यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है।
जे के सीमेंट का प्रतीक चिन्ह है ये, ठीक है ना। और ये विष्णु भगवान को यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित है। अभी 2000 यानी कि 2021 में कोरोना के बाद इसमें ऊपर सीढ़ियों में यानी कि बंद कर दिया गया है इसको। और एक बटा था कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है। यानी कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजा के द्वारा करवाया गया था। यह 7 मंजिला है। कितना मंजिला है? 7 मंजिला। यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है, यानी कि जैन के प्रमुख यानी कि आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है। कौन सा? कीर्ति स्तंभ, ठीक है ना। और बात कर रहे थे अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, तो यहाँ प्रमुख शाखाओं की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक शाखे कौन से दुर्ग में हुए हैं? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए। कितने शाखे हुए? तो 3 शाखे हुए थे, ठीक है ना। शाखा क्या होता है? यानी कि शाखे कितने शाखे हुए थे? 3 शाखे हुए थे। अब पहला शाखा कब हुआ था? 1303 में हुआ था। 1303 में जब यहाँ शासक शाखा हुआ था, तब यहाँ का शासक कौन था? रतन सिंह यहाँ के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी यानी कि दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था। और रत्न सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है, जबकि पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर किया जाता है। यानी कि 1600 रानियों ने क्या किया था? यहाँ पे जोहर किया था। फिर दूसरा शाखा 1534-35 में होता है। कब होता है? 1534-35 में। तब यहाँ का मेवाड़ का यानी कि चित्तौड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य यहाँ का शासक था। जबकि विक्रमादित्य छोटा था, यानी कि राजकाज नहीं संभाल सकता था, इसलिए वो राजकार्य उनकी माता यानी कि कर्मावती संभाल रही थी, ठीक है ना। फिर 1534 में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण कर दिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तब उसको रणथंभौर दुर्ग की कोई रियासत देकर वापस भेज देती है, जबकि वापस 1535 में आक्रमण कर देता है। तब देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है, जबकि कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया जाता है। विक्रमादित्य और उदय सिंह को कर्मावती ने अपने पिहर यानी कि बूंदी भेज दिया था। फिर बाद में तीसरे शाखे की अपन बात करें तो तीसरा शाखा अकबर ने किया था, यानी अकबर के समय हुआ था। यानी कि यहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह था। उदय सिंह यानी कि उदय सिंह उस समय पहाड़ों पर चला गया था। 1567-68 की बात है, ठीक है ना। अकबर ने यहाँ घेरा डाल दिया था। और फिर बाद में महाराणा उदय सिंह था, जो वो जयमल व फत्ता सिसोदिया को दुर्ग की यानी कि जिम्मेदारियां सौंप कर वो पहाड़ों पर चले जाते हैं। तब उसने आक्रमण किया। तब उसमें जयमल था, जयमल का बहुत बुरी तरह से क्या हो गया था? घायल हो गया था। तब वो कल्लाजी राठौड़ के यानी कि ऊपर सिर पर कंधों पर बैठकर लड़ा था, इसलिए कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में भी अपन जानते हैं। 15 यानी कि 1568 में तीसरा शाखा हुआ था। इसमें लगभग 700 रानियों ने जोर किया था। फत्ता सिसोदिया की जो पत्नी थी फूल कंवर के नेतृत्व में क्या किया जाता है? जोर किया जाता है। और उनके जयमल व फत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात की थी। तो आज अपन अगले दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग की अपन शुरुआत करें। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे? कुंभलगढ़ दुर्ग। सबसे पहले तो अपन अगले दुर्ग के बारे में बात करें, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे? कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, कुंभा के द्वारा, ठीक है ना। अब इसका निर्माण कब से कब तक करवाया गया था? यानी कि कुंभा के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण 1438 से लेकर 1438 से 1448 के मध्य इसका निर्माण हुआ था, ठीक है ना। 1438 से 48 के मध्य कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी महाराणा कुंभा के द्वारा यानी कुंभा के द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया जाता है। महमूद खिलजी प्रथम के समय यानी कि सारंगपुर का जब युद्ध हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया जाता है। और यह कुंभा की पत्नी कोमल देवी के कहने पर इसका निर्माण करवाया जाता है। यह दुर्ग यानी कि किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो पहाड़ी का नाम याद रखना है, यह हेमकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? हेमकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ये हेमकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। और बात करें अपन इसके बारे में, इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है, यानी कि उपनाम की बात करें अपन, ठीक है ना। उपनाम कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसके उपनाम क्या क्या नाम मिलते हैं? तो एक तो हो जाएगा मारवाड़ व मेवाड़ का सीमा प्रहरी है, ठीक है ना। मारवाड़ मारवाड़ व मेवाड़ मारवाड़ व मेवाड़ का सीमा प्रहरी, यानी कि मेवाड़ व मारवाड़ की जहां सीमा मिलती है वहां पर कौन सा दुर्ग स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग सीमा प्रहरी है, ठीक है ना। मारवाड़ व मेवाड़ का सीमा प्रहरी हो जाएगा। एक दूसरा उपनाम देखिए अपन इसका, तो मेवाड़ की आंख कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख कौन सा दुर्ग हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग को यानी कि
मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़ को कहते हैं, जबकि कटारगढ़ भी तो किस दुर्ग में, इसमें कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर वो इसका हिस्सा है, तो मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं इसे। और क्या कहते हैं इसे, और देखते हैं अपन, एक नाम मिलता है इसका मच्छेंद्रगढ़, मच्छेंद्रगढ़ इसका नाम मिलता है, मच्छेंद्रगढ़ इसका एक ये नाम हो जाएगा। यह जो ये कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, यह 36 किलोमीटर, इसकी दीवार की लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर इसके परकोटे की लंबाई है, ठीक है ना। दीवार की कितनी लंबाई है, 36 किलोमीटर, यानी कि 36 किलोमीटर क्या है, जिसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत की महान दीवार है, भारत की महान दीवार, यानी कि सबसे लंबी दीवार बनी हुई है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, भारत की महान दीवार कहते हैं। और इसकी चौड़ाई के बारे में बताया जाता है, यानी कि 8 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। कितने घुड़सवार, 8 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं, ऐसा इस दुर्ग के बारे में आता है। और अपन देखते हैं इसके दर्शनीय स्थल, यानी कि जो ये दुर्ग है कुंभलगढ़, इसमें दर्शनीय स्थल कौन कौन से। दर्शनीय स्थलों की बात करें अपन, तो एक तो हो जाएगा जाली रानी का मालिया, जाली रानी का मालिया ना, ये जो जाली रानी, ये उदय सिंह की पत्नी थी, ठीक है ना, उदय सिंह की पत्नी थी ये जाली रानी का मालिया, जो पाली की थी। अच्छे जाली रानी का मालिया बना हुआ है, एक बना हुआ है मामादेव कुंड, क्या बना हुआ है, मामादेव कुंड, मामादेव कुंड बना हुआ है। याद रखना, मामादेव कुंड पर ही जो कुंभा था इसके, यानी कि उदा ने इसकी हत्या यहीं की थी। यानी कि मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन था, तो उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। कहाँ पे की थी, ये जो मामादेव कुंड है यहाँ पर इसकी हत्या की थी। और इस दुर्ग में प्रमुख यानी कि घटनाएं क्या क्या घटित हुई थी, घटनाएं देखते हैं अपन। यानी कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। यानी कि सबसे पहले देखते हैं, उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, नहीं सॉरी, कुंभा की मृत्यु हुई, ठीक है ना, राणा कुंभा की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो कुंभा की हत्या हुई थी, ठीक है ना। तो कुंभा की हत्या कौन से दुर्ग में हुई थी, कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। और देखते दूसरा, उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। उदय सिंह का क्या हुआ था, उदय सिंह का राज्याभिषेक, उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कौन से दुर्ग में हुआ था, राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में ही उदय सिंह का क्या होता है, राज्याभिषेक हुआ था। फिर बात करते हैं महाराणा प्रताप का जन्म, यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म कौन से दुर्ग में हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म कौन से दुर्ग में हुआ था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कब हुआ था, 9 मई 1540 को हुआ था, 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। कब हुआ था, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, तृतीया। यानी कि जो महाराणा प्रताप थे, इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था, 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन, रविवार के दिन हुआ था। अब ये कहाँ हुआ था, यानी कि सबसे पहले याद रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग, कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या स्थित है, यहां से देखते हैं, इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है कटारगढ़, क्या स्थित है, कटारगढ़, जो ये कटारगढ़ है, इसी में स्थित है बादल महल, क्या स्थित है, बादल महल। और जो बादल महल है, इसके 2 भाग है, बादल महल की कितने भाग है, 2 भाग। एक तो हो जाएगा मर्दाना महल, क्या हो जाएगा, मर्दाना महल, और जनाना महल, क्या हो जाएगा, जनाना महल। और ये जनाना महल है, इसके 2 भाग है। जनाना महल की कितने भाग है, 2 भाग। एक तो हो जाएगा जूनी कचहरी, क्या हो जाएगा, जूनी कचहरी, और एक हो जाएगा इधर श्रृंगार कक्ष, क्या हो जाएगा, श्रृंगार कक्ष। तो इतना याद रखना, देखो मर्दाना महल लिख दे। तो महाराणा प्रताप की मैं जन्म की बात करूं, तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था। कौन से दुर्ग में हुआ था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में, कटारगढ़ स्थित है। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में, कटारगढ़ इसका एक भाग है,
इसमें स्थित बादल महल। अब बादल महल के कितने भाग है? दो, मर्दाना महल और जनाना महल। अब जनाना महल के भी कितने भाग है? दो भाग। कौन कौन से? जूनी कचहरी और श्रृंगार कक्ष। तो जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो ये इतनी बातें कहाँ याद रखनी? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में याद रखनी थी, ठीक है ना। तो ये अपने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात की थी। निर्माण महाराणा कुंभाची द्वारा करवाया गया था 1438 से 1448 के बीच में, और ये हेमकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। उपनाम मारवाड़ व मेवाड़ का सीमा प्रहरी कहते हैं, और मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं। मेवाड़ की तीसरी आंख, समझ गए ना। और देखते हैं ये मेवाड़ के जो मेवाड़ के शासक थे ना, मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी है। यानी कि मेवाड़ के शासकों पर कभी भी संकट आ जाया करता था ना, तब वो दौड़कर कहाँ चला जाया करते थे? कुंभलगढ़ दुर्ग में चला जाया करते, यहाँ शरण लेते थे। तो मेवाड़ के शासकों की क्या ये संकटकालीन राजधानी है। मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली, ठीक है ना, शरण स्थली। मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण कौन सा दुर्ग हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में इतना ही पढ़ेंगे अपन। अगले दुर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। उतार लिया होगा ये आपने। तो अपन जो राजस्थान की विश्व विरासत सूची में शामिल जो दुर्ग थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और उसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे पर गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग कहाँ हो जाएगा? झालावाड़ में। और जो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग था वो कहाँ स्थित था? राजसमंद में। कहाँ स्थित था? राजसमंद में। तो आज पढ़िए पर गागरोन दुर्ग के बारे में, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखते हैं गागरोन दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। निर्माण देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? निर्माण। यानी कि जो गागरोन का जो दुर्ग है इसका निर्माण करवाया गया था अपने बिजल देव, डोड राजा था, डोड राजा बिजल के द्वारा, ठीक है ना। डोड राजा, डोड परमाणु की शाखा होती है। डोड राजा बिजल देव द्वारा, यानी कि डोड राजा बिजल देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कौन सी दुर्ग का? गागरोन दुर्ग का। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? पहाड़ी का नाम याद रखना। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है अपना मुकुंदरा पहाड़ी पर। कौन सा? मुकुंदरा पहाड़ी पर। मुकुंदरा पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। और ये किन नदियों के संगम पर स्थित है? ये काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है। काली सील एक अलग नदी है जो करौली में बहती है, जबकि ये काली सिंध प्लस काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है ना। गागरोन दुर्ग का निर्माण डोड राजा परमार, यानी कि डोड राजा परमार का राजा था, बिजल देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पहाड़ी यानी कि कौन सी पहाड़ी पर बना है? तो मुकुंदरा पहाड़ी पर बना हुआ है, और काली सिंध प्लस आहू नदियों के संगम पर स्थित है। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना किसी नींव पर सीधा चट्टान पर खड़ा है, ये, ठीक है ना, याद रखना। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना किसी नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा हुआ है, तो नींव नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना इसमें बिना नींव का है, बिना नींव के सीधा खड़ा है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना किसी नींव की सीधा चट्टान पर खड़ा है, बिना नींव का दुर्ग है। यानी कि नींव, इसमें नींव का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है ना, नींव नहीं है इसमें। तो बिना नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा दुर्ग है ये। और बात करें अपन इसके उपनाम की, ठीक है ना। उपनाम क्या क्या हो जाएगा इसके? उपनाम की बात करें अपन तो मुस्ताफाबाद है, इसका नाम क्या रहता है? मुस्ताफाबाद हो जाएगा। एक हो जाएगा दुल्लरगढ़। क्या हो जाएगा? दुल्लरगढ़ हो जाएगा। गर्गराटगढ़ हो जाएगा। गर्गराटगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके उपनाम है। मुस्ताफाबाद, दुल्लरगढ़, गर्गराटगढ़, ये इसके क्या है? ये इसके उपनाम है। कौन से दुर्ग के? गागरोन दुर्ग के। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी चर्चा करें अपन, गागरोन दुर्ग की हिस्ट्री के बारे में। तो जब यहाँ देवेंद्र सिंह था, कौन था? बिजल देव, यानी कि देवेंद्र सिंह, यानी कि यहाँ का शासक था बिजल देव। कौन था? बिजल देव ने यहाँ इसका निर्माण करवाया था। तब किसी देवेंद्र सिंह खिची ने आक्रमण किया था, ठीक है ना। देवेंद्र सिंह खिची ने आक्रमण कर दिया था कौन से दुर्ग पर? गागरोन की किले पर। देवेंद्र सिंह खिची ने आक्रमण कर दिया गागरोन पर।
तब देवेंद्र सिंह खींची ने बिजल देव को हराकर, बिजल देव खींची को हराकर इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया था, गागरोन। जो ये गागरोन जो दुर्ग है इसका नामकरण किसके द्वारा करवाया गया था, किसके द्वारा किया गया था, देवेंद्र सिंह खींची के द्वारा। ये खींची था, क्या था, देवेंद्र सिंह खींची, देवेंद्र सिंह खींची के द्वारा इसका नाम क्या कर दिया गया था, गागरोन। जबकि बिजल देव परमार है, पहले इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, डोड राजा परमारों द्वारा करवाया गया था। परमार राजा कौन था, बिजल देव। बिजल देव को किसने हरा दिया था, देवेंद्र सिंह खींची ने हराकर इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया था, गागरोन इस दुर्ग का नाम कर दिया था। फिर बात करते हैं अपन संत पीपा के बारे में, पढ़ा था आपने। जो संत पीपा था ना, संत पीपा, उसने यानी कि संत पीपा अपने गुरु यानी कि रामानंद के शिष्य बन गया था, राजपाट छोड़कर वो चला जाता है। तब जो उसका भतीजा था अचल दास खींची, अचल दास खींची को वो राजपाट सौंप कर चला गया था। तो अगला शासक कौन बनता है यहाँ का, अचल दास खींची, अचल दास खींची यहाँ का अगला शासक बनता है, ठीक है ना। तो अचल दास खींची के समय यहाँ साका हुआ था, यानी कि जो गागरोन जो दुर्ग है इस पर दो साके हुए थे। कितने साके हुए थे, दो साके हुए थे। एक साका हुआ था यानी कि अचल दास खींची के समय हुआ था, कब हुआ था, 1423 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1423 ईस्वी में था। यहाँ का शासक होता अचल दास खींची। आक्रमण किसने किया था, मालवा के होसंग शाह ने किया था, ठीक है ना। मालवा के होसंग शाह ने, होसंग शाह ने आक्रमण किया था। होसंग शाह के द्वारा कब आक्रमण किया गया था, 1423 ईस्वी में। अचल दास खींची को यानी कि पराजित हो जाता है। लीला देवी के नेतृत्व में जोर किया जाता है। अचल दास खींची की पत्नी थी लीला देवी, उसके नेतृत्व में जोर किया जाता है और अचल दास खींची केसरिया करते हैं। होसंग शाह यहाँ आक्रमण कर लेता है, ठीक है ना। फिर बाद में अचल दास खींची का ही एक पुत्र था पालन सिंह, क्या नाम मिलता है, पालन सिंह, पालन सिंह, यानी कि दो साके हुए थे यहाँ पर। तो दूसरा साका किसके समय हुआ था, पालन सिंह के समय हुआ था। पालन सिंह के समय कब हुआ था, 1444 ईस्वी में। कब हुआ था, 1444 ईस्वी में यहाँ पर दूसरा शाखा हुआ था। पहला शाखा 1423 में हो गया, दूसरा शाखा कब हुआ, 1444 में। आक्रमण किसने किया था, तो मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा आक्रमण किया जाता है, ठीक है ना। महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा, महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा आक्रमण किया गया था गागरोन दुर्ग पर। और इस दुर्ग का नाम गागरोन था ना, इसका नाम परिवर्तित करके महमूद खिलजी ने मुस्ताफाबाद कर दिया। क्या कर दिया, मुस्ताफाबाद। जो अपन उपनामों में पढ़ रहे थे ना, मुस्ताफाबाद, मुस्ताफाबाद। तो गागरोन दुर्ग में कितने साके हुए थे, तो दो साके हुए थे। अचल दास खींची के समय पहला साका हुआ था, कब हुआ था, 1423 ईस्वी में, ठीक है ना। यहाँ का शासक था अचल दास खींची और आक्रमण किसने किया था, मालवा के होसंग शाह ने आक्रमण किया था, ठीक है ना। और जो अचल दास खींची था ना, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, यानी कि जो गागरोन दुर्ग का जो पहला शाखा हुआ था इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है अपने, शिवदास गार्डन एक राइटर हुए थे, ठीक है ना। शिवदास गार्डन का एक शिवदास गार्डन ने एक पुस्तक अचल दास खींचरी वचनिका, अचल दास खींचरी वचनिका में इसकी जानकारी मिलती है, यानी कि गागरोन दुर्ग के पहले साके के बारे में शिवदास के द्वारा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अचल दास खींचरी वचनिका, अचल दास खींचरी वचनिका। अचल दास खींची की जो वचनिका शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है, उसमें अचल दास खींची यानी कि गागरोन दुर्ग का पहले साके के बारे में जानकारी मिलती है अपने हमारे को। और पालन सिंह यानी कि दूसरा साका 1444 ईस्वी में पालन सिंह के समय हुआ था। पालन सिंह अचल दास खींची का ही पुत्र था। महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा आक्रमण किया जाता है, ठीक है ना। मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा यहाँ आक्रमण किया गया था और इस दुर्ग का नाम परिवर्तित करके मुस्ताफाबाद कर दिया। क्या नाम कर दिया, मुस्ताफाबाद। अब देखते हैं अपन गागरोन दुर्ग में प्रमुख यानी कि दर्शनीय स्थल कौन कौन से थे। प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें अपन तो एक तो हो जाएगा मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन मंदिर जो कोटा के दुर्जन साल के द्वारा बनाया गया था। कोटा का शासक था दुर्जन साल, उसके द्वारा कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया गया था, मधुसूदन मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। एक बना हुआ यहाँ पे बुलंद दरवाजा, कौन सा दरवाजा बना हुआ, बुलंद दरवाजा, ठीक है ना। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा बुलंद दरवाजा बना हुआ है। एक बना संत हमीदुद्दीन और मीठे शाह की दरगाह बनी हुई है, ठीक है ना। संत हमीदुद्दीन व मीठे शाह की दरगाह। तो याद रखना इसमें
प्रमुख दर्शनीय स्थलों में क्या क्या है? बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। संत हमीदुद्दीन व मिठे शाह की दरगाह बनी हुई है, इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया जाता है। और यहाँ एक बनी हुई है अपने कोटा, कोटा राज्य की टकसाल थी, ठीक है ना। कोटा राज्य की क्या थी? टकसाल। टकसाल का मतलब आप जानते हो जहां सिक्के डाले जाते हैं। कोटा राज्य की टकसाल, टकसाल, कोटा राज्य की टकसाल बनी हुई। यहाँ पर कौन से सिक्के डाले जाते थे? सालिम शाही। कौन से? सालिम शाही सिक्के, है ना, सालिम शाही। यानी कि जो कोटा राज्य की टकसाल बनी हुई है गागरोन दुर्ग पर, ठीक है ना, कोटा राज्य की टकसाल, उस पर सालिम शाही नाम की क्या छपते थे? यानी कि सिक्के डाले जाते थे। और एक यहाँ पर स्थित है गिद्धकराई पहाड़ी। क्या स्थित है? गिद्धकराई, गिद्धकराई पहाड़ी। याद रखना दोस्तों, ये गिद्धकराई पहाड़ी गागरोन दुर्ग पर स्थित है, जहां राजनीतिक कैदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था? राजनीतिक जो कैदी होते थे उनको मृत्यु दंड दिया जाता था। ये जो गिद्धकराई पहाड़ी है, इस पर कैदी को ले जाकर ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता था। यदि उसकी एक बार में मृत्यु नहीं होती थी, तब फिर बाद में उसको जलालों के द्वारा उसको वापस ऊपर ले जाकर वापस फेंका जाता था। तो ये गिद्धकराई पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये गागरोन दुर्ग पर स्थित है, ठीक है ना। और अपन उपनाम की बात कर रहे हैं, देखते हैं। डोड राजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। निर्माण डोड राजा के द्वारा, बिजल देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। देवेंद्र सिंह खिची ने, यानी कि देवेंद्र सिंह खिची ने बिजल देव पर आक्रमण करके इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया था? गागरोन कर दिया था। और इसके उपनाम की मुस्ताफाबाद, दुल्लरगढ़, गरगराटगढ़ और डोडगढ़ भी मिलता है। क्या नाम मिलता है? एक हो जाएगा डोडगढ़, डोडगढ़ इसका उपनाम हो जाएगा। और प्रमुख दर्शनीय स्थल मधुसूदन मंदिर, बुलंद दरवाजा और संत हमीदुद्दीन मिठे शाह की दरगाह और कोटा राज्य की टकसाल है। और यहाँ गिद्धकराई पहाड़ी है और यहाँ पर 2 साके हुए थे। तो ये अपने, और ये जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी कि गागरोन जो दुर्ग है, ये कौन सा दुर्ग, कौन सी श्रेणी का जाएगा? जल दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि काली सिंध व आऊ नदियों के संगम पर स्थित है और बिना किसी नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा हुआ है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो किसी, यानी कि बिना किसी नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा हुआ है। और ये यानी कि तिहरा परकोटा, यानी कि जाला जालिम सिंह के द्वारा इस पे कितने परकोटे बनाए गए थे? यानी कि तिहरे 3 लहर है, यानी कि 3 परकोटे से निर्मित दुर्ग है, ठीक है ना। तो अगले दुर्ग के बारे में बात करते हैं अपन। इसके बारे में इतना काफी है, उतार लिया होगा आपने। अगले दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो कौन सा पढ़े? सोनारगढ़, जैसलमेर दुर्ग पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या सोनारगढ़ दुर्ग, ये कहाँ स्थित है? सोनारगढ़ में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है, ठीक है ना। सोनारगढ़, सोनारगढ़ कहाँ है? ये जैसलमेर में, ठीक है ना, जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग के बारे में बात करते हैं अपन। ये कि विश्व विरासत सूची में शामिल दुर्ग है। तो इसका निर्माण देखते हैं अपन सबसे पहले। जैसलमेर जो दुर्ग है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण अपने करवाया गया था 12 जुलाई 1155 ईस्वी, 12 जुलाई 1155 ईस्वी में राव जेसल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राव जेसल के द्वारा, किसके द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण? राव जेसल के द्वारा। यानी कि 12 जुलाई 1155 ईस्वी को राव जेसल के द्वारा ही जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। जबकि 1162 ईस्वी में इसका निर्माण, पुनः निर्माण, यानी कि पूरा इसको पूर्ण किसने करवाया था? शालिवाहन द्वितीय ने। शालिवाहन सेकंड, यानी कि शालिवाहन द्वितीय के द्वारा 1162 में सोनारगढ़ दुर्ग को पूर्ण करवाया जाता है, ठीक है ना। शुरू तो इसने करवाया था 12 जुलाई 1155 को राव जेसल के द्वारा, जबकि पूर्ण किसने करवाया था? 1162 में शालिवाहन द्वितीय के द्वारा इसको पूरा करवाया गया था। यह कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो अपन जैसलमेर दुर्ग की बात करें तो यह त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। कि कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ त्रिकूट पर्वत अलग है। त्रिकूट पर्वत करौली में स्थित है, जहाँ केला देवी का मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। जबकि यहाँ क्या है? त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है? सोनारगढ़ किला त्रिकूट पहाड़ी पर हो जाएगा ये। और बात करते हैं अपन इसके उपनाम, ठीक है ना। सोनारगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या नाम मिलते हैं? उपनाम यानी कि तो हो जाएगा जेसाणगढ़। क्या हो जाएगा? जेसाणगढ़। एक हो जाएगा स्वर्णगिरी। क्या हो जाएगा? स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी दुर्ग, ठीक है ना, स्वर्णगिरी हो जाएगा। एक हो जाएगा अपना राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान, अंडमान,
राजस्थान का अंडमान एक उपनाम हो जाएगा। तो ये इसके उपनाम है, जेसाणगढ़ है, स्वर्णगिरी है, सोनारगढ़ है, राजस्थान का अंडमान, ये इसकी क्या है, उपनाम है। ठीक है ना। अब देखते हैं इस दुर्ग में प्रमुख यानी कि प्रसिद्ध क्यों आई है। तो यहाँ 99 बुर्ज बने हुए, कितने, 99 बुर्ज, कितने बुर्ज बने हुए, 99 बुर्ज बने हुए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट, लिविंग आवासीय किला है। ठीक है ना। लिविंग पोर्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ व्यक्ति निवास करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। दूसरा, पहला तो बता दिया अपने चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट है ना, लिविंग फोर्ट यानी किला, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला है। कितने बुर्ज बने हुए, 99 बुर्ज बने हुए हैं। और यहाँ लकड़ी की छत बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, लकड़ी की छत बनी हुई है। छत किसकी बनी हुई है, लकड़ी की छत बनी हुई है। ठीक है ना। जिसमें गौमूत्र का लेपन किया गया है, गौमूत्र का लेपन, गौमूत्र का लेपन किया गया है। और याद रखना दोस्तों, जो ये सोनारगढ़ जो दुर्ग है, इस पर चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन से दुर्ग पर, यानी कि पत्थरों को पत्थरों से जोड़कर बनाया गया दुर्ग कौन सा है, सोनारगढ़ दुर्ग। चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, चूने का प्रयोग क्या हुआ, चूने का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है ना। और इस दुर्ग के बारे में यानी कि उपनामों में एक आ जाता है इसका कमर कोट। क्या कहते हैं, कमर कोट। कमर कोट का मतलब ये दोहरे परकोटा से निर्मित है, यानी कि एक और दो, यानी कि दोहरे, यानी कि गागरे नुमा, चारों ओर क्या, गागरे नुमा, यानी कि परकोटा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कमर कोट। यानी कि कमर पर जिस प्रकार घाघरा होता है उसी प्रकार ये कमर कोट कहलाता है। यानी कि दोहरा क्या है, परकोटा है। इसमें लकड़ी की छत बनी हुई है जिसमें गौमूत्र का लेपन हुआ है, चूने का प्रयोग नहीं किया गया है इस दुर्ग में। ठीक है ना। और 99 बुर्ज बने हुए। प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल देखे अपन, दर्शनीय स्थल, तो यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थलों में हो जाएगा, एक तो हो जाएगा लक्ष्मीनाथ मंदिर। क्या हो जाएगा, लक्ष्मीनाथ मंदिर हो जाएगा। लक्ष्मीनाथ का जो प्रवेश द्वार है वो पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है। लक्ष्मीनाथ का जो दरवाजा वो किसका बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है। और जो लक्ष्मीनाथ जी की जो मूर्ति है ये मेड़ता नागौर से ले जाई गई थी। ठीक है ना। और जाएगा एक सर्वोत्तम विलास, सर्वोत्तम विलास, यानी कि यहाँ महल तो बहुत सारे बने हुए हैं, सर्वोत्तम विलास हो जाएगा। और बात करें जेसलू कुआ, जेसलू कुआ, ऐसा कहा जाता है जो जेसलू कुआ है इसका निर्माण भगवान कृष्ण के द्वारा अपने सुदर्शन चक्र से किया गया। जब अर्जुन को प्यास लग रही थी तब, यानी कि जैसलमेर आप जानते हो, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में, वहाँ आसपास कहीं पानी देखने को नहीं मिलता है, तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इस जेसलू कुएं का निर्माण करवाया गया था। ठीक है ना। जेसलू कुआ हो जाएगा। सर्वोत्तम विलास, लक्ष्मीनाथ मंदिर है, प्रमुख दर्शनीय स्थल है। और यहाँ जो प्रवेश द्वार है, यानी कि जो किले का जो प्रवेश द्वार है वो अक्षय पोल हो जाएगा। क्या नाम है उसका, अक्षय पोल, अक्षय पोल इसका क्या हो जाएगा, प्रवेश द्वार हो जाएगा। और बात करते हैं अपन इस दुर्ग के बारे में, कुछ तथ्य है। जैसे इस दुर्ग के बारे में एक कहावत ये मिलती है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भले चिड़ायो भाटिया सिरे टू जैसलमेर। ये कहावत किस दुर्ग के बारे में कही गई है, सोनारगढ़ के बारे में कही गई है। ठीक है ना। जो जैसलमेर जो दुर्ग है इसके बारे में ये कहावत की गई है। ठीक है ना। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भले चिड़ायो भाटिया सिरे टू जैसलमेर। और अपने अबुल फजल, यानी कि अबुल फजल ने भी इस दुर्ग के बारे में एक कहावत कही है। कौन सी कहावत, घोड़ा कीजिए काट का पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का तब पूजे जेसाण। यानी कि जेसाण गढ़ किला आ गया ना। यानी कि घोड़ा कीजिए काट का, यानी कि पैर किसी करने, काट यानी कि लकड़ी, यानी कि पेड़ तो किसी करने लकड़ी के, घोड़ा कीजिए काट का पग कीजिए पाषाण। ठीक है ना। शरीर, घोड़ा यानी कि शरीर करना है लकड़ी का, और पग किसका करना है, पत्थर की टांगे होनी चाहिए। घोड़ा कीजिए काट का पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का तब पूछे जेसाण। यानी कि यहाँ पहुंचना, यानी कि मरुस्थल है तो वहां पहुंचना थोड़ा कठिन होता है। पत्थर की टांगे ही आपको कहाँ ले जा सकती है, सोनारगढ़ किले पर ले जा सकती है। तो ऐसा इसके उपनाम। और ये जो जैसलमेर जो दुर्ग है इसको दूर से देखने पर, यानी कि जैसलमेर दुर्ग को दूर से देखने पर शेर, यानी कि शेर जिस प्रकार अंगड़ाई लेता ना उस प्रकार प्रतीत होता है। दूर से देखने पर शेर के द्वारा अंगड़ाई लेता हुआ प्रतीत होता है। और एक दूर से देखते पर यानी कि
विशाल का एक जहाज यानी कि लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? सोनारगढ़ दुर्ग। अब बात करते हैं अपन यहाँ प्रमुख साके। प्रमुख साके कौन कितने साके हुए थे? तो ये जैसलमेर जो दुर्ग है ये 28 साकों के हेतु प्रसिद्ध है। जैसलमेर जो दुर्ग है ये अपने 28 साकों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अब 28 साके कब कब हुए थे? तो पहला साका हुआ था यहाँ पे लगभग अपने जो गोपीनाथ शर्मा है उसके अनुसार 1300, एग्जैक्ट डेट तो नहीं आती है लेकिन छोड़ दे अपन। तो पहला साका कब हुआ था? पहला साका किसके समय हुआ था? तो यहाँ का शासक था मूलराज। कौन था? मूलराज के समय हुआ था, मूलराज। और आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि एक ने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और मूलराज यहाँ का शासक था। दूसरा साका हुआ था अपने शासक तो था यहाँ का राव दूदा। क्या नाम मिलता है? राव दूदा यहाँ का शासक था। और आक्रमण किसने किया था? दिल्ली की फिरोज शाह ने आक्रमण किया था। फिरोज शाह जो तुगलक था, फिरोज शाह ने आक्रमण किया था। और यहाँ का जैसलमेर का शासक कौन था? राव दूदा। यानी कि दूसरा शाखा किसके समय होता? राव दूदा के समय। और जो तीसरा जो अर्ध शाखा है, ठीक है ना, अर्ध शाखा। अर्ध शाखा का मतलब जहाँ जौहर और केसरिया दोनों में से क्या होता है? एक होता है। तो यहाँ एक हुआ था, यानी कि जौहर नहीं हो पाया था, केसरिया तो हो गया था। अर्ध शाखा, अर्ध शाखा ये हुआ था 1550 में। कब हुआ था? 1550 में हुआ था। तब यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ का शासक था लोणकरण। कौन था? लोणकरण। लोणकरण यहाँ का शासक था। और आक्रमण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कंधार का राजा था, कंधार के अमीर अली। कंधार के अमीर अली के द्वारा यहाँ आक्रमण किया था, अमीर अली, ठीक है ना। तो जैसलमेर अपने 28 शाखों के लिए 28 शाखे हेतु प्रसिद्ध है। यानी कि 28 शाखे, यानी कि एक जो तीसरा जो ये शाखा हुआ था, तीसरा नहीं हुआ था, अर्ध शाखा 1550 में होता है। जैसलमेर का शासक था लोणकरण और कंधार के अमीर अली ने आक्रमण कर दिया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जोहर नहीं हो पाया था, केसरिया तो हुआ था। यानी कि जोहर करने के लिए क्या टाइम नहीं मिल पाया था महिलाओं को, इसलिए जो ये राजपूत जो थे यहाँ के बाटी, इन्होंने अपनी ही तलवारों से जो इनकी पत्नियां थी, रानियां थी, उनको खचाखच यानी काट दिया था। सभी को क्या कर दिया था? अपनी तलवारों से काट दिया था। यानी कि जोहर नहीं कर पाई थी। और ये केसरिया बाना पहनकर लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो यहाँ क्या हुआ था? केसरिया तो हुआ था लेकिन जोहर नहीं हो पाया था, इसलिए ये अर्ध शाखा था। और ये 28 शाखा तो प्रसिद्ध है। तो ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में इतने बातें की थी अपने। तो देखते हैं वापस सोनारगढ़ किला यानी जैसलमेर। निर्माण 12 जुलाई 1155 में राव जैसल के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और ये त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। उपनाम जैसाणगढ़ कहते हैं। स्वर्णगिरी राजस्थान का अंडमान और कमरकोट यानी कि दोहरा परकोटा है इसमें। और 99 बुर्ज बने हुए। कितने? 99 बुर्ज है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट यानी कि आवासीय, दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला है। और ये सूर्य की किरणें पड़ने पर यानी कि सोने जैसे चमकता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ यानी कि स्वर्णगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी। और लकड़ी की छत बनी हुई है, गौमूत्र, जिसमें गौमूत्र का क्या हुआ? लेपन हो रखा है। चूने का प्रयोग नहीं हुआ इस दुर्ग में। क्या नहीं हुआ? चूने का प्रयोग नहीं हुआ। और दर्शनीय स्थलों की बात करें तो लक्ष्मीनाथ मंदिर बना हुआ है और लक्ष्मी नारायण मंदिर, सर्वोत्तम विलास जयसलूक हुआ है। प्रवेश द्वार, इस दुर्ग का प्रवेश द्वार अक्षय पोल कहलाता है। अर्ध शाखा यानी कि ये शाखों के बारे में अपने चर्चा की थी।